हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खंडेलकर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक अध्याय नंबर 1, क्या, कब और कहाँ और कैसे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास में लोग किस प्रकार से रहा करते थे, है ना। भारतीय इतिहास को आप अच्छे से जानते हैं कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे यहाँ कि किस प्रकार से लोग रहा करते थे, उनका खाना, उनका रहन सहन, उनका स्थान किस प्रकार से था, तथा लास्ट में हम तिथियों के बारे में भी जानेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हिस्ट्री सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, किन किन परीक्षाओं में यह हमारे लिए काम आ सकता है, कितना उपयोगी है। हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम सब चीज़ों को बेसिक से पढ़ेंगे। बीच बीच में कुछ बातें ऐसी आएगी जो डिटेल के साथ बता तो नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी बात बताना और इससे समय भी ज़्यादा लगेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा आपका, लेकिन उससे रिलेटेड आपको बात ज़रूर बताई जाएगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अतीत को जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अतीत में हम ये भी जान सकते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। हम आखेटकों के बारे में भी जानेंगे, जिन्हें शिकारियाँ कहा जाता था। शिकारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि अपने भोजन की आपूर्ति के लिए जानवरों के शिकार पर निर्भर रहा करते थे, कि कभी एक स्थान पे नहीं। कुछ ऐसे प्रमुख 4 कारण हैं जो अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, कि आखेटक एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों जाया करते थे, आखेटक को खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था। और आगे हम पढ़ेंगे पशुपालक, कृषक, शासक किस प्रकार से कृषक बन गए, कृषि में आ गए, पशुपालक बने, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, संगीतकार, कलाकार, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। और ये भी जानेंगे कि उस समय के जो बच्चे थे किस प्रकार के खेल खेला करते थे, किस प्रकार की कहानियाँ सुना करते थे, या किस प्रकार का नाटक या फिर किस प्रकार के गीत गाया करते थे, है ना। ये भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि लोग किस प्रकार के जगहों में रहा करते थे, है ना, कहाँ रहा करते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नदी तट के किनारे रहा करते थे। आप और हम सभी जानते हैं कि नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ है, उद्गम नदियों के किनारे ही हुआ है ना। तो इसमें कुछ कुशल संग्राहक होते थे। कुशल संग्राहक, इन्हें कुशल संग्राहक इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो प्राकृतिक संपदा है ना, जो विशाल संपदा है जंगलों की, उन संपदाओं के बारे में इन्हें बहुत अच्छे से पता है, डिटेल के साथ। जैसे कि जड़ों का यूज़ करना और फलों का, जंगलों के बारे में अच्छी जानकारी उन्हें, है ना। और उनको शिकार करना भी बहुत अच्छे से आता था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि उस समय के जो लोग थे, उत्तर पश्चिमी सुलेमान, है ना, उत्तर पश्चिमी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ याद रखेंगे। आप देख सकते हैं मैप में, उत्तर पूर्वी देख सकते हैं, है ना। उत्तर और इस साइड क्या है, पश्चिमी है, इस साइड पूर्वी है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से जो किरथर का क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे मेहरगढ़ के बारे में। यहीं पर है मेहरगढ़। ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का समतलीय क्षेत्र है। यहीं पर सबसे पहले चावल उगाया गया था, किरथर। आप याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले चावल, अतीत के समय की बात हो रही है, सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था। तो आप याद रखेंगे वो है किरथर का क्षेत्र। ठीक है, यहीं पे सबसे पहले उगाया गया था। और ये गारो की पहाड़ियाँ और ये विंध्य पहाड़ियाँ, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सबसे पहले देख सकते हैं, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू कर ली थे। इन्होंने ही सबसे पहले भेड़, बकरी, गाय, पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहा करते थे। उत्तर पूर्वी गारो तथा मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियाँ देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी, इधर देखें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गारो पहाड़ी दिख रही है,
और ये विंध्य पहाड़ियाँ जो मध्य भारत में स्थित है, यहीं पर सबसे पहले कृषि का विकास होना शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत में इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2071 किलोमीटर है ना। जो बाकी लंबाइयाँ बची हुई है वो बांग्लादेश में है। तो जानते हैं कि गंगा नदी किस प्रकार गंगा नदी कैसे बनती है। सतोपथ जानते हैं, सतोपथ हिमालय या हिमानी से निकली हुई अलकनंदा और गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आके मिलती है ना। जब देवप्रयाग में आके मिलती है तो इसका जो संयुक्त रूप है वो गंगा नदी कहलाता है। आप याद रखेंगे, हिमानी से निकली हुई याद रखें, सतोपथ हिमानी से निकली हुई अलकनंदा नदी और गौमुख से निकली हुई भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आके मिलती है तो क्या लेती है, गंगा नदी बन जाती है। आप याद रखेंगे, गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ना। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यह भी हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, जिसे घाघरा, जिसे सरयू भी कहा जाता है, गंडक और रामगंगा प्रमुख हैं। वैसे तो बहुत सी इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट और प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक है पिंडार नदी और एक है मंदाकिनी नदी। ठीक है, पिंडार नदी के बारे में, पिंडार नदी का जो उद्गम है अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। याद रखें, जो पिंडार नदी है वो अलकनंदा में कहाँ पर आकर मिलती है, कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी नदी कहाँ पर आकर मिलती है, रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। कौन सी नदी से, अलकनंदा नदी से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी पर ही एक सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, सन 1960 की बात है। आप याद रखेंगे, सन 1960 की बात है। सन 1960 में पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जल संधि समझौता हुआ था। इसके अनुसार क्या था कि जो तीन पूर्वी नदियाँ व्यास, रावी, सतलुज, अब मैप में देखेंगे यहाँ पे शायद दिया हो, व्यास, रावी पूर्वी नदियों के बारे में था, व्यास, रावी और सतलुज के बारे में। ये क्या थी, ये भारत के कंट्रोल में रहेगी। और बची हुई तीन पश्चिमी नदियाँ सिंधु नदी है ना, जो इसकी चिनाब नदी है ना, इसकी जो सहायक नदी है, और झेलम नदी, ये वाली जो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो नदी है इनका कंट्रोल या इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया। आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था, यह क्वेश्चन आया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 1960 को हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं कि सिंधु नदी क्या है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ तथा ये सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से माना गया है। सिंधु नदी प्रमुख 3 देशों से होकर बहती है। आप याद रखेंगे, एक जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ से, ये चीनी क्षेत्र है, यानी जो चीनी क्षेत्र है वहाँ से है ना, और साथ ही साथ ये भारत से भी होकर बहती है। अब देख लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से माना गया है। इसका उद्गम माना गया है जो चीन है, चीन के जो तिब्बत है वहाँ के मानसरोवर झील के एकदम पास से माना गया है, निकट से माना गया है इसका उद्गम। और यह उत्तर पश्चिमी, आप देखते हैं उत्तर इस साइड है, पश्चिमी साइड है, उत्तर पश्चिमी दिशा से होते हुए बहती है। ठीक है, और बहते हुए भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र के दमचोक में उसके पास से निकलते हुए बहती है। दमचोक जो होता है वहाँ पे प्रवेश कर जाती है और आगे बहते हुए यह नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान, जो पाकिस्तान का है दर्दिस्तान, वहाँ प्रवेश कर जाती है। और कराची के पूर्व से होते हुए, जो कराची है ना, कराची के पूर्व से होते हुए यह कहाँ पर मिल जाती है ना, यह अरब सागर में मिल जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अरब सागर में आकर मिल गई है ना। इसकी कुल लंबाई बता दें आपको, इसकी कुल लंबाई 2880 मानी गई है, 80 किलोमीटर।
ठीक है। और जो भारत का जो लेह शहर है इसके दाएं तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया है, आप इन्हें याद रखें। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का लेह शहर सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, किस हिस्से में यानी किस साइड स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। आप इन्हें याद रखेंगे। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलो आइए, नदी की बात हो गई, हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ा देते हैं। आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ये नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जब छोटी छोटी नदियाँ किसी बड़ी नदी में आकर मिल जाती है तो बड़ी नदी की वह सहायक नदियाँ कहलाती है ना। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। इन्हीं नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ, फले फूले, है ना। गंगा नदी और इसकी सहायक नदी के किनारे ही या इसके समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में वहीं पर ही नगरों का विकास हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है गंगा नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदी सोन नदी के बारे में, है ना। गंगा नदी के दक्षिण में स्थित इसके आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार है, हम मगध जनपद के बारे में पढ़ेंगे जब हम जनपद महाजनपदों को डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि हम आपको बहुत अच्छे से समझाएं, है ना। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मगध के बारे में बताया गया है, मगध जनपद के बारे में। यह बहुत शक्तिशाली था। किस प्रकार शक्तिशाली बना हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो क्षेत्र थे, है ना, किस प्रकार से लोग थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में यात्रा की, मतलब कि कभी कभी वो जोखिम भरी यात्रा करते थे समुद्री क्षेत्रों के द्वारा, समुद्रों के द्वारा। फिर यात्रा के लिए उनके लिए यह असंभव नहीं था, लेकिन यात्रा करते थे। कभी कोई लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, कभी आपदाओं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, कभी सेनाएं जो विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करती थी, कभी कभी व्यापारी अपने व्यापार के लिए अपने काफिलों को लेकर चलती थी जहाज़ों में, है ना। मूल्यवान वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर चलती थी। कुछ धार्मिक गुरु जो लोगों की शिक्षा सलाह देते थे गाँव गाँव में जाकर, कस्बों में जाकर, है ना। कुछ लोग तो ऐसे थे जो नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन्हीं यात्राओं को लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका भी मिलता था। आगे लिखा है कि जो लोग थे वो एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। उनसे कई वर्षों पूर्व की बात है जब पत्थरों को तराशना सीखने लगे, संगीतों की रचना किस प्रकार की जाती है वो सीखने लगे, भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी सीखने लगे, यानी एक दूसरे के विचारों को साझा करने लगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे देश के नाम, मतलब कि हमारा जो भारत है उसका नाम इंडिया किस प्रकार पड़ा और भारत किस प्रकार पड़ा। ठीक है, ये जान लेते हैं हम। हमारे देश में प्रायः इंडिया शब्द या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आप सभी और हम सभी जानते हैं सिंधु नदी, है ना, संस्कृत में से सिंधु कहा जाता है। यह इंडस शब्द से मिलकर बना है ना, इंडस से मिलकर बना है। इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। अब हमारे एटलस में यानी कि जो अपना वर्ल्ड मैप है उसमें ईरान और यूनान का पता लगाना है हमें। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तरी पश्चिमी से जो क्षेत्र वहाँ से आने वाले ईरानी और यूनानी जो थे उन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा और भारत का नाम का प्रयोग करने के कारण उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक लोगों का जो समूह था उसी के नाम पर इसे भारत कहा गया, है ना। ये समूह क्या करते थे, भारत के नाम का प्रयोग करते हुए भारत कहने लगे देश को। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। आप सभी और हम सभी जानते हैं ऋग्वेदों के बारे में, है ना। ऋग्वेदों के बारे में, वेद क्या है, सबसे पुराना सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है वेद को, है ना। अब वेद वैदिक काल की बात आई यहाँ और सबसे पहली बात आ गई किसकी, ईरानियों और यूनानियों की बात आई। ये कौन थे, ये आर्य थे। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। ये जो आर्य थे ये उत्तर पूर्वी ईरान, कैस्पियन सागर और मध्य एशिया से आए हुए थे। ये छोटे छोटे समूह में
क्या करे, भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आकर बस गए और आर्य के नाम से इन्हें जाना गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। आगे इन बातों में देखेंगे कि वेदों के बारे में जान लेते हैं। वेद कौन कौन से होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। इनके सूक्त के बारे में हम जब डिटेल से जानेंगे तभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ना उतना उचित नहीं है। तो आगे हम देखते हैं पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि क्या होती थी। एक प्रकार की लिपियाँ होती थी जो ताड़पत्रों से बनी होती थी, है ना। पांडुलिपि का एक पृष्ठ के बारे में था, हम नीचे साइड देखेंगे, है ना। ऐसी कई पांडुलिपियाँ। पांडुलिपि जो शब्द था, इसको इंग्लिश भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। ये मेनू शब्द से मिलकर बना, जिससे का मतलब था हाथ से लिखा हुआ, है ना। मतलब कि हाथ से इस लिपि को लिखा जाता था। ये जो पांडुलिपि थी, है ना, ये भोज नामक एक पेड़ था जिसकी छाल को विशेष प्रकार से तैयार करके भोजपत्र बनाया जाता था और भोजपत्र में ये पांडुलिपियों को लिखा जाता था। देख सकते हैं नीचे आप किस प्रकार से पांडुलिपि है ना। और आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों के बारे में इतनी ही चर्चा यहाँ पे हुई है। पांडुलिपियों के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं पांडुलिपियाँ, क्योंकि वक्त के साथ क्या हुआ, हमारे पास तो पूरी तरह से पांडुलिपियाँ उपलब्ध तो है नहीं, क्योंकि एकदम कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है बस, क्योंकि पांडुलिपियाँ बहुत सारी होना चाहिए था। इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती है, लेकिन कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और साथ साथ कुछ तो लोगों ने ही नष्ट कर दी। ये जो पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से भी प्राप्त हुई हमें। इसमें पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, ज्ञान, विज्ञान सभी के बारे में चर्चाएं मिलती है। इसमें महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी उपस्थित हैं, है ना, लिखे हुए हैं। और ये ज़्यादातर जो नाटक, जो महाकाव्य, कविता हैं, वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा उन्हें कहा जाता है, ये जो इसका प्रयोग होता है आम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आम लोग करते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा ही उसकी प्राकृत भाषा है। तभी तो प्राकृत भाषा, अगर उस क्षेत्र में, जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र है जहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है ना, वहाँ पे आकर आप हिंदी प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्षेत्र की तमिल भाषा है ना, क्षेत्र विशेष की तमिल भाषा है, और वहाँ पर आकर हिंदी यूज़ करेंगे, हिंदी भाषा यूज़ करेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। आप किसी प्रकार का अपना विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे उनके सामने। तो आपको अपना विचार व्यक्त करने के लिए उन्हीं की प्राकृत भाषा में आपको लेख लिखवाने होंगे, या उन्हीं की प्राकृत भाषा में आपको विचार प्रकट करने होंगे। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। आगे अभिलेखों के बारे में लिखा है। देखिए अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अभिलेखों के बारे में जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो सबसे ज़्यादा अभिलेख किसने खुदवाए, ये क्वेश्चन अगर आता है तो अशोक ने खुदवाए। साथ ही साथ अभिलेखों के बारे में जानते हैं जो प्रमुख लिपियों में लिखाए गए थे, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। अशोक का हृदय परिवर्तन भी पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में हम। जो कुछ लिपियों में लिखाए गए थे अशोक के द्वारा शिलालेख, है ना, अभिलेख, वो शिलालेखों में प्रमुख था एक ब्राह्मणी लिपि, एक खरोष्टी लिपि और एक अरेमाइक लिपि। ये कुछ लिपियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है ना। इन्हीं लिपियों में क्या होता था, राजा रानी अपने विचारों को प्रकट करते थे, है ना, अपने बारे में कार्यों का विवरण लिखते थे, लोगों को जागरूक रखते थे, लोगों का हिंसा से दूर रखने की कोशिश करते थे। और जो ज़्यादातर जो शासक थे अपनी लड़ाइयों के बारे में भी विवरण करते थे, अपने विजयों के बारे में भी बताते थे। शिलालेख अभिलेखों के बारे में यह है कि ये शिलालेख का मतलब कि यह पत्थरों पर लिखा गया, अभिलेख का मतलब ऐसे लेख जो पत्थर अथवा कठोर धातु या कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करते हैं, है ना, ऐसे लेखों को अभिलेख कहा जाता है। प्रमुख शिलालेखों के बारे में मैंने अभी बताया। ब्राह्मणी लिपि ये कुछ ब्राह्मणी लिपि ये भारत की प्राकृत भाषा थी उस समय। ये ब्राह्मणी लिपि भारत में ही लिखी गई, ठीक है, भारत में ही इसके अभिलेख जो शिलालेख उपस्थित हैं हमारे भारत में, वो ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए हैं। पाकिस्तान में जो शिलालेख थे, है ना, ये अभिलेख थे, अशोक के शिलालेख थे, ये खरोष्टी भाषा में थे। अरेमाइक जो लिपि थी, ये लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान की प्राकृत भाषा थी अरेमाइक, ठीक है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, शॉर्ट में ही डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से वो लोग अपना लेखा जोखा रखते थे, और साइड वाला भी उस हद तक हमने डिस्कस कर लिया है कि जो यूनानी थी अरेमाइक भाषा के बारे में जान लिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पुरातत्वविदों के बारे में जानकारियाँ दी हुई है कि पुरातत्वविद किसे कहते थे, यानी पुरातत्वविद की परिभाषा दी गई है कि पुरातत्व किसे कहा गया। जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद वो ऐसी वस्तुओं जो अतीत में बनी हों या प्रयोग में लाई गई हों, ऐसी वस्तुओं का क्या करते थे, ये अध्ययन करते थे, इसलिए इन्हें पुरातत्वविद कहा जाता था। यह पत्थर ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों आदि का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण, साथ ही साथ सिक्कों सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खोदाई, है ना, ऐसी वस्तुएं जो पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु आदि से बनी होती थी या कठोर तत्वों से मिलकर बनी होती थी जो जल्दी नष्ट नहीं होते थे, इन सभी का अध्ययन करते थे पुरातत्वविद। ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, है ना, मछलियों, इनकी हड्डियों का भी प्रयोग करते थे, है ना। अतीत में क्या है, उनके मन में ये सवाल आता है कि अतीत में क्या लोग इन्हें खाते थे, किस चीज़ में उपयोग करते थे, क्योंकि वनस्पतियों के अवशेष बच पाना बहुत मुश्किल है। देखिए इसमें एक बात कही गई है, अगर अन्न का दाना एकदम जैसा का वैसा हो, लकड़ी जैसी की वैसी हो, तो कुछ समय पश्चात या कई सालों बाद इसके अवशेष नहीं बच पाते। लेकिन अगर वो जली हुई है, अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा जला हुआ है या जले हुए अन्न है ना, यह कई सालों तक, कई वर्षों तक अवशेष के रूप में रहते हैं। ये प्रमुख बात है, आपके लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इतिहासकार ने पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, है ना, जो शिलालेख हैं, उनके जो इनसे जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इन्हीं को स्रोत बताया है, और इन स्रोतों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। ठीक है। इतिहासकार का मतलब ये है कि अतीत के बारे में जानकारी या अतीत के बारे में अध्ययन करना। ये इतिहासकार जो थे अतीत का अध्ययन करते थे और अतीतों के बारे में जानकारियाँ हासिल करते थे, है ना। क्योंकि स्रोत के माध्यम से ही किसी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानकारियों के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता था, क्योंकि इन स्रोतों के माध्यम से ही हमें अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती थी तथा अतीत का पुनर्निर्माण के बारे में भी हमें जानने का मौका मिलता था। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन स्रोतों के माध्यम से, है ना, जो स्रोत हैं उनको सुराग बना लेते हैं या इनका प्रयोग करते हैं सुराग के रूप में, और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, यह उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं कि जो लोग थे अलग अलग समूह में किस प्रकार से रहते थे, क्योंकि हर एक समूह का अलग अलग मायना था। जो कृषक हो, कृषि पे ध्यान दें, पशुपालक, है ना, पशु को पालने में, राजा रानियों का जीवन एकदम अलग, व्यापारियों का जीवन अलग, शिल्पकारियों का जीवन, यानी सभी जो वर्ग के लोग थे सभी का जीवन अपने आप में बहुत भिन्न था। सभी अपने आप में रहते थे, उनका व्यवहार, उनका रीति रिवाज, सब अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करते थे, है ना। और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप की यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर मछलियाँ पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनका शिकार करते हैं, फल फूल जो उनका संग्रह करते हैं, और साथ साथ विपरीत देशों में रहने वाले लोग जो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह भेद अतीत में भी विद्यमान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक अन्य तरह के भेद के बारे में बताया गया है कि जो शासक और जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन उन्हीं के विपरीत, है ना, विजयों का लेखा जोखा जहाँ भी लड़ाई करते थे उनके बारे में बहुत डिटेल से वो बताते थे, लेकिन उन्हीं के विपरीत जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, है ना, कृषक या पशुपालक, ये लोग अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से उनमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि भी इन सभी के बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, अभी पूरी तरह से जानकारी हमें हासिल नहीं हुई है। अभी इनके बारे में और कई सी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। तिथियों के मतलब के बारे में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई तुमसे तिथियों के विषय में पूछता है तो शायद तुम दिन, तारीख, माह जैसी बातें कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है। लुसेंट के अनुसार क्या बातें कही गई है, आइए उन्हें जानते हैं। लुसेंट में कहा गया है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर अर्थात ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित होता है। ईसा मसीह का जो जन्म होता है इस पर आधारित होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था वह ईसा पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी कहलाता था। उदाहरण के लिए जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब माना गया है?
563 ईस्वी में माना गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, इसे ईसा पूर्व में माना गया है। मतलब कि जो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह हैं, उनके जन्म से 563 ईस्वी ईसा पूर्व, मतलब इतने साल पहले ही महात्मा बुद्ध का जन्म हो चुका था। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि के आरंभ में हुआ सन ईस्वी कहलाता है तथा इसके संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ठीक है, ईस्वी को लैटिन भाषा एडी के रूप में लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जैसे कि हम आगे देखेंगे। आगे तो बहुत डिटेल के साथ बताया गया इतिहास और तिथियों के बारे में। आप इसकी शॉर्ट लेके इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे बीसी के बारे में बताया गया है, जिसे ईसा पूर्व कहते हैं। इंग्लिश भाषा में बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, कभी कभी एडी भी मिलता है, जिसका मतलब एनो डोमिनी होता है। ठीक है, और साथ साथ इसका जो शाब्दिक अर्थ भी माना गया है, वो क्या माना गया है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया गया है। साथ साथ कॉमन एरा देख सकते हैं, AD CE BC, है ना, इन सब जगह BC, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है। जैसे सी का कॉमन एरा, BCE का होता है बिफोर कॉमन एरा। और इन सब का प्रयोग हम ज़्यादातर वर्षों के लिए करते हैं, क्योंकि विश्व में अधिकांश जो कैलेंडर हैं इसी सामान्य प्रयोग में लाया, इसी कैलेंडर को सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। भारत में लगभग 200 वर्ष पूर्व ही यह कैलेंडर आरंभ हो गया था। 200 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले, है ना, वर्तमान से पहले। तो बताएंगे आप, आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज का आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। धन्यवाद।